Morning, everybody. Good morning, sir. Morning. Morning. Good morning. Morning. Hanji. Any doubts from yesterday? सर एक डाउट है, Hanji, बोलिए. एक क्वेश्चन है सर, फ्रेंडशिप का क्वेश्चन है. Kinship का क्वेश्चन है. Okay. सर उसमें हमें इनिशियल लिस्ट दी हुई है 3.5 डिग्री टू स्टार्बोर्ड एंड Okay. फाइनली ही वांट अ डिजायर्ड लिस्ट व्हिच इज 1 डिग्री टू स्टार्बोर्ड. ठीक है. और हमें 360 टन्स लोड करना है सर. तो 5 मीटर टू पोर्ट दिया हुआ डिस्टेंस एंड 2 मीटर टू स्टार्बोर्ड, मतलब डिस्टेंसेस दिए हुए हैं पोर्ट स्टार्बोर्ड दोनों साइड जहां जहां पे हमें लोड करना है. ठीक है. तो सर इनिशियल लिस्टिंग मोमेंट, फाइनल लिस्टिंग मोमेंट हम निकाल सकते हैं. ठीक है. और वहां से हम रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं विच विल बी टू द पोर्ट साइड बिकॉज वी हैव टू रिड्यूस द लिस्ट टू 1 डिग्री. ठीक है. एंड दिस रिजल्टेंट लिस्ट वी कैन make equal to W into D, that will be the resultant list which we will get. एंड वहां से हम सर सीधा वो पोर्ट साइड वाला अप्लाई कर देंगे जो भी हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, W into that distance which that will be equal to resultant. बिल्कुल And ठीक है. from there I can calculate the W which will be loaded on the port side. ठीक है. जी सर, ऐसे निकाला हुआ है मैंने, तो ये तरीका सही है ना सर? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है. सर इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या सर? क्योंकि फाइनल लिस्ट दिया हुआ है 1 डिग्री टू स्टार्बोर्ड और जीएम भी दिया हुआ है फाइनल, तो उससे हमें सर फाइनल लिस्टिंग मोमेंट मालूम पड़ जाएगी. फाइनल क्या पता चल जाएगी? फाइनल लिस्टिंग मोमेंट. फाइनल लिस्टिंग मोमेंट पता चल जाएगी. ठीक है. तो और सर हमने इनिशियल एलसीजी निकाल के रखा है, तो सर हम टेबल बना लेंगे लॉन्गिट्यूड मोमेंट का. डिस्प्लेसमेंट एलसीजी एक्स अज्यूम कर लेंगे सर, और 380 टन दिया हुआ है उसमें. एक मिनट. लिस्ट की बात हो रही है, लॉन्जिट्यूडल मोमेंट ला रहे हो? सॉरी सर, मतलब वही ट्रांसवर्स मोमेंट का टेबल बना लेंगे सर. तो सर हमने एक्स अज्यूम कर लिया, पोर्ट में लोड कर रहे हैं और 380 टोटल कार्गो है, 380 माइनस एक्स, तो दोनों का बना के टेबल सर. क्योंकि हमें पोर्ट मोमेंट चाहिए सर, तो मैंने पोर्ट को माइनस स्टार्बोर्ड इक्वल टू फाइनल लिस्ट मोमेंट कर दिया, उससे एस की वैल्यू आ गई. बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक है. दैट इज आल्सो फाइन. तो सर आंसर मैच नहीं कर रहा है सर, लेकिन आंसर अलग अलग आ रहे हैं सर. आंसर तो सेम आने चाहिए. मैं सर ये पूछ रहा था सर, जो रिजल्टेंट लिस्ट आ रहा है, लिस्टिंग मोमेंट आ रहा है, वो हमें फाइनल लिस्टिंग मोमेंट में कैसे यूज कर सकते हैं? क्योंकि सर इनिशियल लिस्टिंग मोमेंट तो दूसरी चीज है वो. See, please try to understand one thing. Initially, my vessel is listed something to port. 3 degree starboard. Yes, sir. 3 degrees starboard. Okay, 3 degrees starboard. And finally, what do I want? 1 degree starboard. 1 degree to starboard. Oh, okay. So I want. So the change of listing moment will be 2 degrees to port. Yes, that's correct, sir. Right. So my initial listing moment is 3 degrees to starboard, and my final listing moment is 1 degree to starboard. Yes. So you can equate with the listing moments and do it. That's perfectly fine. That is perfectly fine. सर इसमें ये पूछा था, जो उसमें इनिशियल लिस्टिंग मोमेंट दिया है 3 डिग्री टू स्टार्बोर्ड, इसको सर बिना यूज किए भी हम निकाल सकते हैं? क्योंकि सर फाइनल तो ऑलरेडी दे रखा है उसने 1 डिग्री टू स्टार्बोर्ड, और हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट मालूम है, जीएम मालूम है, tan थीटा लगा के हम फाइनल लिस्टिंग मोमेंट निकाल सकते हैं. नहीं, एक मिनट. What is the question he's asking you is, I think, some breakup of the cargo. That means how much to load on something of that. Correct, sir. So the question is about that. Question is not कि कहाँ से बाहर से आपने लोड करके डाल दिया 2 distributions और वो 1 degree दे रहा है. No, that is not. You're talking about the. मैं क्या बोल रहा था कि सर फाइनल लिस्टिंग मोमेंट में, talking about the लिस्टिंग मोमेंट सर, क्योंकि सर 1 degree to starboard is given and we have the final displacement and we have the final GM fluid. Does not mean that the breakup is done, na?
So, sir, I'm just calculating the total listing moment required to make the vessel 1 degree starboard. From which position? तो पोजीशन तो सर उसके बाद निकालेंगे ना सर, ब्रेकअप अरे करके. अरे initially the vessel was something, right? Initially, if the vessel was upright, and if you do the breakup as per the GM that you want, my final list may not be that. My initial listing moment is something. I've got my vessel is not upright. My vessel is on starboard list initially. Yes, sir. Yes, sir. So try to understand. So list caused की बातें आ रही हैं इसमें. The list caused is 2 degrees to port. The change in list is 2 degrees to port. Yes or no? Yes, sir. So, yes, sir. So that is the point in contention here. You are saying I don't need the initial list at all. How can that be? Well, your vessel was initially having some listing moment, which is going to cause a listing moment to port. So quite obviously, more cargo will have to be loaded onto the port side out of this 380 or 330, whatever is to be loaded. सर अगर उसका डी ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो हो सकता है कम में भी फिर हो सकता है ना, अगर फिर देन अगर दोनों ही, हाँ, क्योंकि जो आंसर है वो कम आया हुआ है थोड़ा, वो मेरे को भी इसमें डाउट था. डी ज्यादा है, दैट मींस सो उसका जो डी होगा फिर वो ज्यादा होगा. ज्यादा ही है सर, 5 मीटर है उसका डी, स्टारबोर्ड में 2 है. 5 meters to port and 2 meter to starboard. Right. So then but the overall listing moment, the product of the port side will be greater than the product of the starboard side. वो तो सर पोर्ट साइड जाता रहेगा क्योंकि we require the port listing moment. Precisely. So W1 into D1 port side minus W2 D2 starboard side should give me a resultant of 2 degrees to port. Yes or no? Yes, sir. Yes. That should be by change of निकालना पड़ेगा. इनिशियल और फाइनल लिस्टिंग मोमेंट का जो रिजल्टेंट लिस्ट आएगा उसको हम उसमें रखेंगे फाइनल लिस्टिंग मोमेंट के हिसाब से. Correct. That is what I'm talking about. And that W into D, sir, and we will take the D finally, which is on the port side, and we can calculate W from there, which will be loaded on the port side. Correct. Absolutely right. Ji, sir. Is that okay? Yes, sir. Yes. Because ultimately, yes, my aim is to come to 1 degree starboard finally. So it's a question of listing moments only, nothing else. ठीक है? All right. एक क्वेश्चन जो मैंने कल दिया था वो किया अटेम्प्ट. तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था होमवर्क का. यस सर, 1 तो बड़ी इजीली हो गया था सर. अच्छा, 2 में? 2 में बहुत दिमाग लगाना पड़ा सर. तो कुछ नतीजा निकला? डाउन सर. हैं? तो किया तो ऐसा, लेकिन मतलब सिक्योरिटी नहीं है. Okay. So क्वेश्चन नंबर 2 में 14760 आ रहा है सर. ठीक है. 14760. या बिल्कुल ठीक है. यस सर, ये अब आंसर तो आ गया, कंफर्म नहीं है. लेकिन अब उसको दिमाग लगा के अब उसकी रीजनिंग पे चलना है अब. तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे हिंट्स क्या हैं? मेरे हिंट्स ये हैं कि डेटा इज वेरी लेस.
ओके, ये एक हिंट है। सिंस डेटा, जब भी डेटा कम होगा किसी क्वेश्चन में, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि द क्वेश्चन विल टेस्ट यू ऑन बेसिक्स। ये उसका हिंट है कि बेसिक्स पे जाएगा। और अब आपको द हिंट will be given in the question paper, will be given in the question itself. This is a very standard trick which is played. तो अब आपको हिंट ढूंढना है क्वेश्चन में। इसका मतलब है क्वेश्चन को माइक्रोस्कोप से पढ़ना है। अब क्या हिंट है क्वेश्चन में जो कि मुझे मिलता है? हिंट ये है, ड्राफ्ट will remain constant. Agreed? ये हिंट है। अब इससे मैं क्या इन्फर कर सकता हूं कि इफ ड्राफ्ट इज कांस्टेंट, मीन सिंकेज और आफ्टर इंटरेक्शन नहीं, अगर मैं उस दिशा में चला जाऊंगा जो आप सोच रहे हो कि मीन सिंकेज को चेंज ऑफ ट्रिम के साथ में कोरिलेट करूंगा, तो फिर मैं कन्वेंशनल डायरेक्शन में जा रहा हूं, फिर मैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा वो? नहीं, अंडर वाटर वॉल्यूम इज द सेम। अगर मेरा ड्राफ्ट सेम है, दैट मीन्स माय अंडर वाटर वॉल्यूम इज सेम। If my underwater volume is same, underwater volume is what? W1 upon density 1 is equal to W2 upon density 2. But W2 is equal to W1 minus 360. डाल दो W1, इनिशियल डेंसिटी क्या थी? 1.025 फाइनल डेंसिटी क्या थी? 1 सॉल्व फॉर W। सर उसने फॉर्मूलाज में फंस के रह गए हम, तो मतलब सोच रहे थे उधर से ही कुछ होगा, तो वहां से तो कुछ भी नहीं हो पाया सर। वहां से कुछ हो ही नहीं सकता। तो काफी वहाँ सिंपल है सर तो सर ये 2 सेकंड में नहीं है सर, इतना आधे घंटे के क्वेश्चन हो रहे तो 2 मिनट में हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के नंबर नहीं बताया आपको। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। सर छोड़ देंगे फिर। सर ऐसा क्वेश्चन भी नहीं चाहिए। छोड़ देंगे। सर V1 V2 से समझा देंगे। V1 V2 से समझा देंगे। ओके, ड्राफ्ट इज द सेम, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब है मेरी अंडर वाटर वॉल्यूम इज द सेम। दैट मींस इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू द फाइनल वॉल्यूम बिकॉज ड्राफ्ट इज द सेम। सर आंसर 14760। या so what volume is displacement upon density? Displacement W2 is W1 minus 360 bunkers consumed. बस कहानी खत्म, 3 लाइन में सॉल्व हो जाता है। तो जब ये क्वेश्चन, तो बेसिकली यू हैव टू गो बाय दिस
इनिशियल 3 लाइंस, इन पे ध्यान दो। जब भी डेटा कम होगा तो बेसिक्स पे घुसना है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी है, एंड हमारे कन्वेंशनल तरीके से नहीं जा सकते हम। ठीक है, सर इसमें ये मीन राइज इक्वल टू मीन सिंकेज भी तो करके निकाल सकते हैं सर। कर सकते हो, यू कैन डू इट, बट क्यों वो लंबा दिशा में जाएगा, बट ठीक है, उस तरीके से करके भी आप पहुंच सकते हो, कोई कोई वो नहीं है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। ओके सर, आई एम नॉट डिनाइंग इट, देयर इज अ वे टू डू फ्रॉम देयर दैट डायरेक्शन आल्सो, बट मैं किसी और आपको दिशा में लेके जा रहा हूँ ताकि कहीं और किसी और पेपर में किसी और टॉपिक पे कभी अटको तो ये हिंट्स याद रखना, so that you can get out of it. ओके सर। That kind of a thing. So what is the answer for the question number 1? वो तो मैंने आपको दे दिया, I had given it in the class. Yes, sir. Yes, sir. You didn't get the answer. Yes, sir. You already gave, sir. No problem. तो भी आंसर सही आ गया सर। Yeah. Any doubt in that question number 1? Anybody? नो सर, उसका तो आंसर मैच। That's okay, ना? यस Yes. सर। सेकंड वाले में भी सर सीधा यही, मैं तो ये किया था कि चेंज ऑफ डेंसिटी में डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहेगा, तो सीधा वन लाइन में एलएचएस आरएचएस करके वी कर दिया। तो वी वाला स्टेप दिखाना जरूरी है क्या? हाँ, बिकॉज वी वाला स्टेप दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हिंट दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ड्राफ्ट इज कौन सेम, इसलिए वो वाला दिखाना जरूरी है, फॉर दैट रीजन। सर लेकिन सर क्वेश्चन 5 नंबर लायक तो नहीं है सर, तो आप 10 तो मतलब कर ही देना चाहिए था। amount of mind used. Amount of mind used. So going to basics. वही चक्कर होता है कि एक्चुअली sometimes the hint is given to you by the marks also. Okay, so अगर कोई क्वेश्चन जो है 5 नंबर या 8 नंबर का है, then you know कि इस पे मेरे को इससे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है. Okay, so time is of essence in your papers of MMD. And like I give an equation very often in class. I don't know whether I've given it over here or not, but in other classes I've given. Your MMD paper essentially is your 1 hour, is your 3 hour paper, right? 3 hour paper means 180 minutes. And in 180 minutes, you have to do 8 questions generally. Correct or not? So one question is equal to how many minutes? 22.5. 22.5. So 22.5 minutes. मेरे को इससे ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए एक क्वेश्चन में, otherwise I will migrate into a wrong direction. Simultaneously, my question is also is equal to 200 marks. So if I equate these two fellows, then what do I get? 1 minute is approximately equal to 1 mark. So, matlab, every minute that I spend on the paper in the solving, I should be earning 1 mark. If I'm not earning this, then somewhere
my required run rate is going to shoot up. So I have to be earning this. This is going to be my strike rate, my batting average. And this I have to keep it in mind. Okay, I should not spend more than 22 minutes on the question in totality. That means अगर मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूं और जैसे ही मेरे 22 मिनट या 25 मिनट खत्म हो गए, तो I should now immediately be thinking about the next question. Because इसमें मुझे जितने नंबर मिलने थे उतने मिल जाएंगे, मुझे 22 नंबर मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में, या 25 नंबर का मेरे को चाहिए तो वो 25 नंबर मुझे मिल जाए 25 पूरे नहीं मिलेंगे लेकिन 20 तो मिल जाएंगे. बट अगर मैं ऐसे दे देते हैं सर नंबर, भाई स्टेप वाइज Step होते by हैं, step. मार्किंग स्टेप वाइज तो होती है. तो ओके सर. तो अगर मैं एक क्वेश्चन में 40 मिनट लगा दूं तो नंबर तो मुझे खाली 25 ही मिलेंगे, लेकिन मैंने 2 क्वेश्चन का टाइम स्पेंड कर दिया है. दैट मींस आई हैव वेस्टेड माय 25 marks of another question which I could have used. So I have to be very, very conjuice as far as this is concerned, because I have to do my loss prevention, because my losses have started to occur. I have to do a loss prevention when I'm doing this. So writing your answer in a question paper is a loss prevention exercise. The max you can get is 200 marks. And losses are continuously happening, because as you are writing your paper, continuously marks are getting deducted, subtraction चल रही है. So you have to think like that कि losses चल रहे हैं, simultaneously earning भी चल रही है कि एक क्वेश्चन कर लूंगा तो 25 नंबर पॉकेट में आ जाएंगे. So choice of the question is very, very important. Which question you pick up and choose as the first question is very important. अगर पहले क्वेश्चन में 40 मिनट लग गए तो वो पेपर की तो वाट है, तो लुट गए उस पेपर में. There is no way that you can recover ever, because your run rate required will be so high later that you will never be able to come back. So you have to do these power plays in between. Certain questions you do power play batting, फटाफट किया ताकि वो 15 मिनट में निकल गया, तो 15 मिनट में बच करा तो मैंने कम से कम 7 मिनट बचा लिए. अब वो 7 मिनट में दूसरे वाले बैट्समैन के साथ खेलूंगा. So first 4 questions in your paper have to be those questions which you can finish in 15 minutes or 20 minutes. Cannot be a 40-minute question. So they will be your best batsmen, जो पहले 4 होंगे. So अगर आपको लगता है कि न्यूमेरिकल में अटक जाओगे तो न्यूमेरिकल को साइड कर दो, परे कर दो थोड़ी देर के लिए, थ्योरी वाले पहले कर लो, बिकॉज उसमें आप 15 मिनट में खत्म कर सकते हो थ्योरी वाले क्वेश्चंस, एंड यू कांट गो रॉन्ग इन इट. मैक्सिमम मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे लेकिन 0 भी नहीं मिलेगा. दे विल टेक यू टू द बॉर्डर लाइन ऑफ 100 तक लेके जाएगा आपको. आपको चाहिए 140 या 120 डिपेंडिंग ऑन विच एवर पेपर. तो द 40 नंबर विल बी डिपेंडेंट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द बैटिंग. So initial batting will just ensure you getting your 100 marks. वो safe हो जाने चाहिए ताकि you are now in the safe terrain. So your choice of the questions matters hell of a lot, especially in your navigation paper, especially in your naval arc paper, and especially in your cargo paper. You have to take care of that. Your cargo paper is a very vast paper. Syllabus wise इतना vast है cargo का, बहुत ही vast है. So same problem occurs there. You know more than this thing. So you'll always be running short of time in a cargo paper, because you know more. So that is how it is. So take care of all these things. I thought I'll just share this with you because बहुत बारी होता है. जी
सर, ये बहुत जरूरी है सर, कोई नहीं बताता सर इसके बारे में, बहुत जरूरी है सर. So try to focus on the choice of questions, and then you will find, because जब भी नेविगेशन का पेपर आता है फेज 1 का, मैंने देखा है सब लोग शुरू हो जाते हैं चार्ट वर्क से शुरू हो जाते हैं. ऐसे मैं कहता हूँ कि मत करो चार्ट वर्क शुरू, because that damn part A in your chart work, in your navigation paper, that they consume so much of time. So आप शुरू में ही आपकी बैटिंग एवरेज लो हो जाती है, आपके 30 मिनट 35 मिनट तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं एक क्वेश्चन में, एंड येट अभी आपके यू डोंट हैव रन्स ऑन द बोर्ड. सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज नेक्स्ट, अब उसके बाद में आपका पैनिक स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज अब नाउ योर रन रेट रिक्वायर्ड इज शूटिंग अप एंड यू स्टिल डोंट हैव रन्स ऑन द बोर्ड, एंड देन यू आर इन अ पैनिक स्टेट, एंड देन यू लेट गो ऑफ एवरीथिंग. भैया छोड़ दो अब, तो अब अगली बार देखेंगे. But had you chosen the questions which are easier to do, pick up Kepler's law, फट्टू सा क्वेश्चन पार्ट सी वाला, pick that up. Can you ever go wrong in Kepler's law? You can never go wrong. Pick that question up as a first question. Do that. 20 मिनट में खत्म होगा, 25 मिनट में नंबर भी आ जाएंगे, 25 पॉकेट में आ गए, 25 नंबर, 25 मिनट भी आ गए. आई एम इन अ सेफ जोन. Do that. That's why I say always navigation mein you have to choose. You have to be very, very sharp in who is going to open your batting. Then the next question everybody picks up is a great circle. Don't do that. Great circle is the worst, even though you know how to solve it. Or composite. Because it is so time consuming. एक उसमें ITP की उसने लेट लॉन्ग और डाल दी, फिर मुसीबत शुरू हो जाती है ये इंटरमीडिएट पोजीशन की. Then again your problem starts, या वर्टेक्स की या whatever. So don't pick that up. उसको टेल एंडर बैट्समैन रखो, बाद में करेंगे, खेलेंगे उसके साथ. पैसेज प्लानिंग को पहले कर लो. So question number 3 of your chart work, do it first. Because nothing can go wrong in passage planning. Number 1. Number 2, नंबर मिलेंगे. Number 3, थ्योरी है. 25 मिनट में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन. एंड कम से कम 60-70% मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, unless until you made some blunder, तब बात अलग है. So these are the early bird questions which you should pick up पहले. So एक बारी पार्ट सी खत्म कर लिया पहले, उसके बाद अब चूज करना है पार्ट बी करूं या पार्ट ए करूं. तो देन कम टू पैसेज प्लानिंग. पैसेज प्लान कर लिया. नाउ यू डिसाइड, ओके बेरिंग्स अगर सारी की सारी ट्रू दी हुई हैं, दैट मीन्स ओके थोड़ा टाइम बचेगा. कौन सा वाला करूं, कौन सा ना करूं, देन यू मेक योर चॉइसेस एज पर पार्ट, चॉइस बिटवीन पार्ट बी पहले करना है या रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ पार्ट ए करने हैं. That's how you, but essentially get some runs on the board. एक बारी 75, 100, 50, 100 नंबर आ जाएंगे पॉकेट में, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है. Once you have the confidence, now then you can say, okay, अब चलो मुझे बैटिंग करनी, अब लप्पे मारने हैं, तो then you can do that. But it's very, very important to choose the correct questions. ठीक है, is that okay? I thought I'll just share this with you because phase 1 में बहुत जरूरत होती है चॉइस के क्वेश्चंस की, एंड आधे लोग उसी में मर जाते हैं. थैंक यू सर. So let's come back to Hinship. And in Hinship, I'm coming on to 2 questions which form the basics of Hinship.
जिसपे सारी की सारी हिंदशिप का फाउंडेशन इन्हीं दो क्वेश्चंस पे है। और ये दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। पूरी की पूरी हिंदशिप ये दो क्वेश्चंस पे टिकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, find the hydro particulars of MV Hinship at a hydrostatic draft of 5.60 meters. Hydrostatic draft of 5.60 meters in dock water density 1015. अच्छा, साइमल्टेनियसली क्वेश्चन नंबर 4 को भी पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, फाइंड आउट द हाइड्रोस्टैटिक पार्टिकुलर्स ऑफ एमवी हिंदशिप एट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12,200 in dock water density 1010. So दो क्वेश्चन हैं, ड्राफ्ट इन डॉक वाटर, डिस्प्लेसमेंट इन डॉक वाटर। Okay. When my hydrostatic draft is 5.60 meters in 1015, so I don't have tables for 1015. I got tables for 1025 only. So with this draft 5.60, I go into 1025. Then I read the displacement. The displacement that I get is 11120. This is my displacement in salt water, because I have gone into 1025 tables. So W salt water is so much, but my vessel is floating in dock water. So therefore, I need my dock water displacement. How do I do it? I divide this 1.015 by 1.025 and multiply by 1015. And now I get my W dock water. So what have I done? I have converted W salt water to W dock water. And the reason why I have done this is because I have tables only for 1025. So my W dock water will come as equal to 11,011.5. This is my actual displacement of the vessel when I am floating in Haldia. This is my actual displacement when I am floating in Haldia. What is my draft at Haldia? My draft is 5.60. So what is this? Dock water draft. So I enter with dock water draft, and the dock water draft is giving me a salt water displacement. Dock water draft is giving me salt water displacement. Simultaneously, if with this draft I enter and I find the TPC, the TPC will also be salt water. And I need to convert that to TPC dock water. How do I do that? Divide by 1025 multiplied by 1015. Simultaneously,
if I read for 5.60 the MCTC, that will be MCTC salt water. I divide by 1025 multiplied by 1015. That will give me my MCTC in 1015 dock water. Rest of the values which have a unit in meter will not change. That means LCB unit is in meter, LCF unit is in meter, KB unit is in meter, KMT, KML all remain unchanged. Do not change. Why? Because their units are in meter. They remain constant. This is known as draft in dock water. This is one type of a question. Now, I move to displacement in dock water. When I have a displacement in dock water, I don't have tables for 1010. I have tables for 1025. So what do? I enter by finding out the equivalent displacement. So W dock water is so much in 1010. What will be the equivalent displacement in salt water? So what do? W dock water. 010 and multiply with this. This will give me the equivalent displacement in salt water. And therefore, what am I doing? I am converting W dock water to W salt water, which is opposite of this. Here I was converting salt water to dock water. Here I am converting dock water to salt water. So if I give you the same question now, MV Hinship is floating at a displacement of 11,011.5 tons in 1015. This is the displacement in 1015. Find out the hydroparticles. Find out the draft. So how do you do it? Convert this into an equivalent saltwater displacement. How do you do that? W dock water divided by 1015 multiplied by 1025. 11,011.5 divided by 1015 multiplied by 1025 will give me an equivalent saltwater displacement, which is equal to 11,1120. 11120 tons. This is my equivalent displacement in salt water. With this displacement, I enter into the tables. I will get a hydrostatic draft equal to 5.60 meters. Which density is this draft in? 1015. This is my dock water draft. So, salt water displacement is giving me dock water draft. Salt water displacement is giving me dock water draft. Same. That means if I enter into the table with saltwater displacement, I will get the dock water draft. Conversely, if I enter into the table with dock water draft, I will get saltwater displacement. Any doubts? Is this okay with everyone? Whatever I've done?
So can you explain question 4th from W? From yes, from here. From here? Yes, sir. Okay. So यहाँ तक clear था ये वाला part? Yes, sir. Okay. So I'm following the same process for this question. I've extended question number 3 into question number 4. So the W dock water is what I've taken here. So supposing I give you MV Hinship is floating at a displacement of 11,011.5 tons in dock water density 1015. Find the draft. How will you find it? So you are given displacement in Haldia. You want to find out the draft in Haldia. How will you find out? You will first divide by 1015 density Haldia multiplied by salt water density Chennai. Now you will get the salt water displacement equivalent. That means displacement at Chennai is equal to draft at Haldia. सर ये लास्ट वाला एक बार फिर से बताना सर, थोड़ा वो मिस हो गया उसमें. कौन सा वाला पार्ट? सर ये वाला हल्दिया वाला जो आप बता रहे थे, चेंज हो रहा है जो. Okay. This is my displacement in Haldia 1015. Yes, sir. I want to find out my draft at Haldia. Okay, sir. How do I do that? I don't have tables for 1015. So I find out the equivalent displacement of the equivalent saltwater displacement. So Haldia displacement divided by 1015 into 1025 will give me the equivalent displacement in salt water. जिसके corresponding draft ले लेंगे तो वो हल्दिया में जिसके corresponding मैं draft ले लूंगा. ये मेरा draft हल्दिया का draft होगा. सर सॉल्ट वाटर का भी मतलब वही होगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, अंडर वाटर वॉल्यूम इज आल्सो इक्वल, तो सॉल्ट वाटर में भी वही होगा. अब मेरा टफ क्वेश्चन जो मैं आपको अब दे रहा हूं, बाउंसर क्वेश्चन. आई वांट यू टू टेल मी हाउ टू फाइंड आउट द ड्राफ्ट एट चेन्नई. How will you find out the draft at Chennai? You have found out the draft at Haldia. तो डिस्प्लेसमेंट अच्छा नहीं सर, उसमें तो चेंज ऑफ डेंसिटी वाला जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन वो करेंगे ना फिर तो. नहीं, अभी उसको भूल जाओ. वो ए शेप का था, अब कहानी खत्म हो गई. उसको हटा दो, साइड में परे कर दो. अभी खाली इसको देखो और इससे सोचो. Displacement will remain constant. Okay, एक चीज, if saltwater displacement is giving me dock water draft, then converse also should be true. Dock water displacement should give me saltwater draft. सर चेन्नई में डायरेक्ट ले लेंगे सर डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट. बिल्कुल ठीक. डायरेक्ट आएगा. बिल्कुल ठीक. This is also true. Converse. That means जो मेरी डिस्प्लेसमेंट डॉक वाटर है हल्दिया वाली ये थी, इससे मैं टेबल में घुसता हूं तो मेरे को सॉल्ट वाटर ड्राफ्ट मिल जाएगा. Yes or no? Yes sir, displacement constant रहेगा. डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहेगा. बिल्कुल ठीक. हाँ सर, ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है, हैंडशिप में बहुत बार आता है, बार बार. तो मोटी बात मेरी ये आ रही है कि मेरा जहाज 50,000 टनर है चेन्नई में, ये जहाज हल्दिया पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट मेरी 50,000 ही रहेगी. डू यू एग्री ऑन दिस? डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स कांस्टेंट. Is it okay? Yes, sir. I'll repeat my Yes, sentence. I'll repeat my sentence once again. I am at Chennai. My displacement is 50,000. I come to Haldia.
My displacement is 50,000. Agreed? Why? Because displacement remains constant. Bhai, supposing, let me just complete this. Let me complete first. Let me complete. Supposing my weight is 80 kilos. I jump into the water in Chennai. What is my weight? 80 kilos. Now I come out and I jump in Haldia in the water. What is my weight? 80 kilos. Sir, but what about density, sir? Displacement is underwater volume into density. So मेरा वहां पे भी 80 किलो था, यहाँ पे भी 80 किलो ही रहेगा. What will change is my draft Underwater displacement and my underwater volume. Underwater volume will change. My underwater volume will change. So when I jump into the water, whatever was my draft at Chennai, when I come to Haldia and I jump into the water at Haldia, what will happen to my draft or my underwater volume? बढ़ जाएगा. So my underwater volume at Haldia will be more. My draft will be more. Why? Because the density is less. But my weight is 80 kilos only. Huh? So same funda, 50,000 tonner remains 50,000 tonner at both the places. But the draft at Haldia has got to be more than the draft at Chennai. Agreed? Yes. So, coming back, draft at Haldia is 5.60. So, draft at Chennai will be lesser than 5.60. Agreed? Yes. It will be lesser than 5.60. So, it has to correspond to a lesser draft, means it has to correspond to a lesser displacement. The lesser displacement is 11,011. Yes, sir. ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? Yes, sir. अब क्वेश्चंस पूछो. Now you ask me questions. Sir, in this question number 3, you said we are entering the tables with dog water draft for finding the displacement in salt water. How are we doing that? How is that? Dog water draft for entering table. It's just for the salt water. Because I do not have the tables for 1010 or 1015, whatever it is, the density. I don't have the tables for 1015. So how do I enter? So I will enter with whatever I have. 5.6 meters से मैं गया, उसका जो आया वो डिस्प्लेसमेंट मेरी सॉल्ट वाटर की डिस्प्लेसमेंट निकली, क्योंकि मैंने 1025 से निकाली है. So we are using this concept of equivalent displacement. उस ड्राफ्ट पे इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, या इस डिस्प्लेसमेंट पे इक्विवेलेंट ड्राफ्ट क्या हो रहा है. सो ड्राफ्ट in dock water, displacement in the dock water. These are the two parameters how we are using them. So we use the concept of finding out the equivalent displacement. सर एक मतलब ऐसी टेक्निकल चीज पूछनी थी इसमें, जैसे कि मतलब जैसे हमने कर तो लिया, ऐसे करते हैं, मतलब स्टार्टिंग से सिखाया है तो करते ही जा रहे हैं कि सॉल्ट वाटर डॉक वाटर से अगर चाहिए हो तो उसको कन्वर्ट इक्विवेलेंट वेट निकाल के. पर यहाँ पे सर हमारा हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट भी तो चेंज हो रहा होगा. जैसे अभी तो हमने जैसे 5.6 पे ले लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया 1.025 के लिए, मतलब वो सॉल्ट वाटर का है तो सॉरी डॉक वाटर में चेंज कर दिया. पर उस टाइम पे सर ड्राफ्ट अलग होगा ना सर, सॉल्ट वाटर में भी अलग रहेगा और वो मतलब कंपनसेट कर लेता है, मतलब चेंज इन ड्राफ्ट.
the draft will not change at the pro rata rate of density. Okay, sir. Because my vessel is not a uniform box. Yes, sir. So my water plane area is not remaining constant all the time. Correct, sir. I have a certain CB. Yes, sir. So because of that CB, I cannot linearly take the change of density as a ratio. हाँ सर, नहीं वो बात तो ठीक है सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी तो हमारे पास डॉक वाटर का हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट है इन 1.015 पे, और उसके करस्पॉन्डिंग हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला है जो कि है सॉल्ट वाटर में। पर सॉल्ट वाटर और डॉक वाटर में हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट तो डिफरेंट होगा ना सर? सॉल्ट वाटर फर्स्ट क्वेश्चन 3 में सर, क्वेश्चन 3 में ये जो 5.60 है, ये मेरा डॉक वाटर ड्राफ्ट है। हाँ सर, ये सॉल्ट वाटर ड्राफ्ट नहीं है। हाँ, डॉक वाटर ड्राफ्ट है, डॉक वाटर डेंसिटी है सर। इसमें जब हम टेबल से डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो उस टाइम पे सर 1.025 में तो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट भी डिफरेंट होगा ना सर? 1.025 में हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट डिफरेंट होगा, लेकिन वो जो है मेरे को 11.5 पे मिलेगा, ना कि 1120 पे मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा जहाज हल्दिया से सेल किया तो हल्दिया पे मैं 5.60 पे हूँ। जैसे ही मैं सैंडेड्स पे पहुंचूंगा बाहर सी वाटर में, my draft will reduce. I will have a mean rise. It might become 5.4 or 5.3, whatever. Yes, sir. Right. So, what is my displacement at Haldia is the question. The displacement at Haldia will be 11,011, which will correspond to a draft. Now, that will give me my draft at Sandeds. He was, sir. So 11,011 will give me my draft at Sandeds. 1120 is giving me my draft at Haldia, is the point which I'm making. And throughout this entire operation, my displacement is remaining constant. Please remember that. My displacement is not changing. What I'm doing is equivalent displacement. Sir, one question, sir. Suppose you have this जो question number 4 में आपने नीचे में लिखा है वो जो दो बॉक्स बनाया है, weight in salt water. So चेन्नई का आपको displacement अगर पता हो, then like how can you explain sir कैसे डॉक वाटर ड्राफ्ट निकालते हैं आप? Okay. ये दोनों चीजों को मैं let me explain it in the next class. I need time for this. Okay. So I'll explain it to you in the next class. I have lecture number 6 with you. Can I do that in that? Because abhi you'll be eating away in your next class time then. Yes. Okay. So I'll start from that point onwards only in my next class. Okay, sir. Okay. Chalo. See you. Bye. Thank you, sir.